भारत में बढ़ते हुए रेप केसेस ने भारत के सेक्युलर होने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है और अब ये केसेस इस हद तक बढ़ चुके हैं कि 87 साला खातून तक ज्यादती का निशाना बन गए। अस्सलामुअलैकुम, वेरी न्यूज़ी के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। भारत अपने आप को पूरी दुनिया में सेक्युलर मनवाता रहा, लेकिन अपनी ही पॉपुलेशन में सबसे अहम रोल प्ले करने वाली खवातीन के साथ जो ज्यादतियां भारत में सबसे बढ़ के सामने आई हैं और फिर मोदी सरकार के रिएक्शंस और लापरवाही और कोताहियों ने सब कुछ और मकरू चेहरे को आरएसएस के बेनकाब करके रख दिया है। नई दिल्ली के तिलक नगर में एक ऐसा वाकया पेश आया है 13 फरवरी को दिन 12 बजे, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क्स को हिला के रख दिया। 87 साला बूढ़ी खातून के साथ रेप का वाकया पेश आया, जो अपने घर में अकेली रहती थी और उनकी सिर्फ एक बेटी जिनकी उम्र 65 साल की थी। ये दो खवातीन एक घर में रहती थी। 65 साला उनकी बेटी जब घर से बाहर गई किसी काम से, तो ये 87 साला बूढ़ी खातून घर में अकेली थी। इसी दौरान एक शख्स इनके घर में दाखिल हुआ और जब बूढ़ी खातून ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और किस काम से यहां पर आए हैं, तो उसने अपने आइडेंटिटी गलत बताई। और जब खातून को ये लगा कि ये कोई चोर हो सकता है, ये कोई डकैत हो सकता है, और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तो इस शख्स ने ये भी नहीं सोचा कि वो एक ज़ईफुल उम्र खातून है और उसके साथ रेप किया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की। इंतहाई अफसोस की ये बात है पूरे भारत के लिए, नई दिल्ली के लिए। और इस केस के बाद जो अब तक रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये है कि पुलिस ने इस केस को रिपोर्ट भी नहीं किया, इस केस की कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही, और एक इंतहाई अंधोनाक अमल पेश होने के बाद कानून जो है वो सो चुका है। भारत का कानून इस वक्त लापरवाही की नजर हो चुका है। 88 केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं भारत में रेप के। ये बाकायदा तौर पे रिसर्च रिपोर्ट है खुद इंडिया के ही नेशनल पॉलिसी मेकर्स की जानिब से, जिसमें से ये बताया गया है कि जो परसेंटेज इसमें कन्विक्शन की है, यानी जो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं या जिन केसेस की बुनियाद पे सजाएं होती हैं, उनका रेशो सिर्फ 30% है। 70% वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होने के बावजूद ना लोगों की एफआईआर वहां पर दर्ज होती है थानों में, ना ही भारत के अंदर लोगों को इंसाफ मिल पाता है। 2020 की अगर बात करें तो गुज़िश्ता साल और 2020 में इन दोनों अदवार में जो नंबर ऑफ केसेस रहे रेप के, वो 28,046 रहे। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए, और कहा यह जाता है कि तकरीबन 100% ऐसे केसेस भी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। राजस्थान के अंदर 5,310 केसेस रेप के रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2,769 केसेस रिपोर्ट हुए, और मध्य प्रदेश के अंदर 2,339 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 2,061 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर को ही महाराष्ट्र की असेंबली ने एक ऐसा कानून मंजूर किया जिसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर मौजूद तमाम तर उनके एमएलएस यानी उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इस बात पे राजी हो गए कि महाराष्ट्र की असेंबली ने कानून पास किया कि कोई भी रेप केस का कन्विक्ट होगा, कोई भी मुल्जिम होगा, और अगर उस पे ये जुर्म साबित होगा तो उसे डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, यानी उसे मौत की सजा होगी। इस कानून के मंजूर होने के बावजूद भी भारत के अंदर रेप केसेस नहीं रुके, जबकि सबसे बड़ा अलमिया यह रहा कि जब यह कानून मंजूरी के लिए असेंबली में डिबेट के तौर पर पेश हुआ तो बीजेपी के अरकान ने खुद इस कानून की नफी की। कांग्रेस की जानिब से कहा जाता रहा कि यह कानून मंजूर होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने इसकी नफी क्यों की, उसकी भी हम आपको हकीकत बताते हैं। बीजेपी की जानिब से नफी इसलिए की गई क्योंकि खुद उनके सपोर्टर्स, आरएसएस के कारकुनान सबसे ज्यादा रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं। और इसी तरीके का एक वाकया इस सबूत के तौर पे जो 16 दिसंबर 2012 में पेश आया था कि चलती हुई बस के अंदर एक लड़की को रेप किया गया और 4 मुल्जिमान की जानिब से रेप किया गया था, और चलती हुई बस से ही उस लड़की को बरहना हालत में भारत की सड़क पे फेंक दिया गया था। और नई दिल्ली का और मुंबई में भी इसी किस्म का एक वाकया पेश आया था, जिसके बाद भारतीय मुआशरे पर, भारत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पे बेइंतहा सवालिया निशानात उठे थे। 2012 से लेकर आज 2021 तक ये केसेस अपनी जगह जूं के तूं बरकरार हैं। और ये भी आपको साथ में बताना जरूरी है कि जिस लड़की के साथ ये पेश आया था वाकया, उसका नाम निर्भया था, और इसी के नाम से मंसूब एक कानून भी बना भारत के अंदर, निर्भया कानून। निर्भया कानून दरअसल यही कानून है कि अगर किसी के साथ भी कोई रेप केस वाकई हो जाता है तो उसकी
किस तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी होगी, किस तरीके से उसकी मेडिकल इंक्वायरी होगी और किस तरीके से सजाएं होंगी। लेकिन निर्भया कानून के बनने के बावजूद भी भारत में आज भी खवातीन गैर महफूज हैं। अपने इस मुआशरे के बिगड़े हुए चेहरे को बेहतर करने के लिए भारत ने बॉलीवुड फिल्मों का भी सहारा लिया और इसमें जो कुछ मकबूल फिल्में हुई बॉलीवुड की, उसमें ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल और इसी तरह रानी मुखर्जी की एक फिल्म मर्दानी के नाम से भी शामिल है, जिसमें रेप केसेस की सजाओं पे या रेप केसेस के रिएक्शंस दिखाए गए और यह बताया गया कि भारतीय मुआशरे में बढ़ते हुए रेप केसेस किस हद तक जा पहुंचे हैं। यानी खेल बन चुका है और आरएसएस के लोग जो हैं वो इसे अपने लिए एक खेल ही समझते हैं, क्योंकि बीजेपी का शेल्टर उनके पास हमेशा से मौजूद रहा है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं कि भारत में रेप केसेस इस हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब यह मामला एक सेक्युलर भारतीय रियासत से बाहर हो गया है, उसके काबू से बाहर हो गया है और अब भारतीय विमेन खुद को किधर महफूज तस्वुर करेंगी और क्या उसका तरीकाकार वो अपना सकती हैं। कोई इंटरनेशनल फोरम ऐसा है जहां पे कोई यूनाइटेड नेशन के किसी फोरम पे ये आवाज उठाई जा सकती है, क्योंकि अब भारत के अंदर तो इंसाफ मिलना मुहाल हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वेरी न्यूज़ी को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि बतदरीज हम देख रहे हैं कि इंडिया में रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और रिसेंट वाकया जो कि एक 87 ईयर्स ओल्ड वुमेन के साथ पेश आया, एक 87 साल बूढ़ी खातून को भी ज्यादती से जिनसी हिरासा करने से नहीं बख्शा गया। क्या लग रहा है आपको कि एक सेक्युलर इंडिया का जो बयानिया नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया में क्रिएट करते रहे हैं वो बिल्कुल एक खाक हो चुका है और इंडिया खवातीन के लिए एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पे एक 14 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत तक गैर महफूज है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है इसी, क्योंकि औरत के खिलाफ जहाँ भी इस नौयत के वाक़यात होते हैं वो एक अफसोसनाक चीज़ है। मगर हिंदुस्तान में समझने के लिए कि जिस नौयत से रेप, गैंग रेप और औरतों के खिलाफ जिस नौयत से वाक़यात हो रहे हैं उसको समझना चाहिए कि इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि वहाँ पे जिस नौयत से ये वाक़यात शुरू हुए, जहाँ कहीं पे भी अगर ऐसे वाक़यात को चाहे सरपरस्ती हो या सपोर्ट हो या उनको कंडोन करे आपके सियासी हुक्मरान, तो वो उनको तक़वियत मिलती है। आप हिंदुस्तान के अंदर एक स्पाइरल प्रोसेस देखेंगे जहाँ पे खौफ और हिरासा करना एक बहुत सिस्टमैटिकली वहाँ पे ये किया जा रहा है। तो ये जो है, और इसके जद में औरत जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट समझी जाती है कहीं पे भी, किसी भी माशरे में। अलमिया ये है और इसको बड़ी सिस्टमैटिकली आप जब देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर इनमें एक इंक्रीज आया है। तो जहाँ पे आप इस नौयत की चीज़ों को देखते हैं कि सियासी तौर पे इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए तो उसका बैकलैश तो फिर आएगा। तो सेक्युलर इंडिया की जब आप बात करते हैं तो वहाँ की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसने तो उसको वहाँ पे सेक्युलर छोड़ा ही नहीं है। वो तो अब सेफ्रनाइजेशन के ऊपर, जहाँ हम 90 की दिहाई से देख रहे हैं और उससे भी पहले, मगर 90 की दिहाई से तो आपने बहुत तेजी की तरह के साथ तो हिंदुस्तान को इन पॉलिसीज को परस्यू करते हुए देखा है और इसके जद में वहाँ पे औरत आई है और मार्जिनलाइज उसको किया है। और आपने देखा है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज भी इसके जद में आए हैं। और जहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि जुडिशल सिस्टम डिले होगा और उसके ऊपर खामोशी बरती जाएगी माशरे की सतह के ऊपर भी, तो उसका बैकलैश तो होगा और वो बिलउमूम पूरे के पूरे खाली किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को असर नहीं डालता है। फिर ये भी वाक़यात होंगे कि जहाँ पे 87 ईयर ओल्ड औरत भी उसके साथ में आएगी और दूसरे तबके की ख़वातीन भी उसके साथ में आएंगी। हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के रहने के लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी बुराई को कंडोन करते हैं और खामोशी बरतते हैं तो वो नफरतें घूम के आती हैं और पूरे माशरे को अपने जद में लेती हैं। और यही चीज आपको नजर आ रही है जहाँ पे बढ़ते हुए केसेस आप औरतों के अगेंस्ट देख रहे हैं। ये फियर,
یہ ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویمن ان کانفلکٹ جسے وہ معاشرہ ہندوستان کا جو ہے وہ جنگ کی صورت میں ابھی استعمال ہو رہا ہے. آر ایس ایس، بی جے پی، یہ جتنے بھی جو ہیں وہ ایک نوعیت سے جو ہے وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں اسے خوف اور ہراساں کرنے کے لیے معاشرے کو. اور اگر وہ نہیں اس چیز کو ایڈریس کریں گے تو عورتوں کو اور بالعموم دوسرے بھی جو دھڑے ہیں معاشرے کے انہیں اسے ایڈریس کرنا چاہیے. کہیں پہ بھی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو عورتیں سمجھی جاتی ہیں اور ان کو اس نوعیت سے ٹارگٹ کرنا یہ بالکل نان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور بالخصوص پولیٹیکل پارٹیز اگر اس کو مورل سپورٹ کر دیتی ہیں اپنے ایکٹیوسٹ کو، کیونکہ وہاں کی جو ایکٹیوسٹ ہیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے ایک دہشت گردی کا سامان کریٹ کیا ہوا ہے اس کو، اور دوسرے بھی جو ہیں کیونکہ یہ بڑھتا ہوا ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چاہے گینگ ریپ ہو، چاہے سیکشل ہراسمنٹ ہو، چاہے فیئر کا ایلیمنٹ وہ کریٹ کرتے ہوں، مگر یہ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے کیسز ہیں. تو وہاں انسانی حقوق کا کیا صورتحال ہے؟ آئی تھنک وہاں پہ یہ پوری ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. اور جب تک حکومتی اقدامات اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے وہاں پہ جب تک ان کو امپلیمنٹ فل فورس کے ساتھ نہ کیا جائے. اور اگر ان کے حکومتی اقدامات کچھ بھی ہوں، اگر ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اس وقت ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگ دیں. اور اگر وہ یہ اسی نوعیت سے کرتے رہیں گے which means کہ جہاں پہ احترام ہے سارے دھڑوں کا، سارے بالعموم پورے معاشرے کا، ہر اقلیت کا وہاں پہ رہنے کا، ہر سیکس، جینڈر، کریڈ، ریس کا وہاں پہ، اور اگر آپ جب تک اس کا احترام نہیں کریٹ کریں گے تو جو میجورٹی پاپولیشن بھی جی ہے وہ اس کے بیکلیش کو برداشت کرے گی، اس کو فیس کرے گی، انکاؤنٹر کرے گی. نفرتیں کسی ایک دھڑ تک آپ اس کو نہیں کنٹین اور ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. نفرتیں گھوم کے آپ کو میجورٹی کو بھی افیکٹ کریں گی اور اس کو آپ معاشرے میں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ معاشرے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ریزسٹ کرتی ہے اور پریشرائز انفلوئنس کرتی ہے حکومت کو کہ ایسی آئیڈیالوجی کو ابینڈن کرے جو فیئر کو پھیلاوا دیتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے اور پورے ہندوستان کے سیکولر امیج کو خالی باہر کی دنیا میں نہیں خراب کرتی ہے مگر سیکولر امیج کو اس نے ڈسٹورٹ کیا، مسمار کر دیا ہے ہندوستانیوں کے لیے بھی. وہ اپنے فلموں میں جو بھی دکھا دے رہے ہیں مگر وہاں کی حقیقت جو معاشرے کے اندر ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. یہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی چیز بری ہوتی ہے تو ہمیں برا کہنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے معاشرے کے اندر تو بہت پھیلاوا ہو رہا ہے اس کو، اور وہاں کی عورتیں بہت ولنریبل ہو گئی ہیں. یہ خالی پریویلیج کلاس کی، بالی ووڈ کلاس کی یا پڑھے لکھے طبقے کی یا پریویلیج کلاس کی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالعموم عام عورت کی بات ہو رہی ہے. یہ میرے لیے بھی کنسرن کی بات ہے اسی کیونکہ میں بھی ایک عورت ذات ہوں. اگر وہاں کی عورت سیف نہیں ہے میرا حق ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا کنسرن شو کروں. تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں. ایکٹس چاہے وہ کوئی سے بھی ایکٹس ہو، کوئی سے بھی لاز ہو، they have to be accompanied. اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کانٹرڈکٹری ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کو بڑھاوا دیں گے جو ان کی نفی کرتا ہے تو وہ کوئی بھی لیجسلیشن کامیاب نہیں ہوگا. ان کے معاشرتی جو اقدار ہیں وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو رہے ہیں. ابھی مسکان کا کیس بالکل سامنے ہے ہمارے سامنے، ایسے بہت سے کیسز ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزوں کو ان کے معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم تو صرف ان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اس کا جو مداوع ہے وہ خود کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ان کا پورے معاشرے کا سوشل فیبرک ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے ہر معاشرے کا، وہ کس بنیاد پہ رکھنا چاہتے ہیں. خالی سڑکوں کے نام بدل دینے سے ہر چیز
تبدیل نہیں ہو جاتی ہے، ان کو اپنے مائنڈ سیٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائیورسٹی ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہے، اور ڈائیورسٹی معاشروں کے اندر خوبصورتی لے کے آتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ عورتوں کی بات کر رہے ہیں، اگر عورتوں کے اندر آپ اتنا خوف کریٹ کریں گے اور اتنا ولنریبل بنا دیں گے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، اگر اس میں سے آدھی پاپولیشن کو آپ خوف زدہ کر دیں گے اور ان کو اتنی بری طرح ان کو ساتھ میں لے کے آئیں گے، نہ بچے نہ بوڑھے نہ کسی مذہب کے لوگوں کو بھی آپ محفوظ چھوڑیں گے، تو پھر وہ ان کی اکانومی کے اوپر وہ کیا ریفلیکٹ کرے گا، ان کی انٹرنیشنل امیج کے اوپر وہ کیا ریفلیکٹ کرے گا، ان کا پولیٹیکل فیبرک اور سوشل فیبرک کیا چیز لے کے آئے گی۔ Is this saffronization of Indian politics؟ تو میرا خیال دنیا کے اوپر تو ان کی خالی اس چیز پہ تو نہیں بن سکتا کہ اکنامکلی اور ٹریڈ وائز وہ کیا کر رہا ہے، ان کا امیج بہت زیادہ برا اور تباہ کن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر خالدہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا اوپینین شیئر کیا۔ بالکل صرف اکانومی اور ٹریڈ سے جو ہے ایک کنٹری کا امیج بہتر نہیں بن سکتا، اپنے لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت بھارت کی تمام ہی خواتین، چاہے ان کا کسی بھی طبقے، کسی بھی مذہب یا کسی بھی جگہ سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ خود کو غیر محفوظ اسی لیے سمجھتی ہیں کیونکہ وہاں پر جو ایک سوشل ایتھکس ہیں وہ بالکل ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔